गुड मॉर्निंग बच्चों। सीएफ फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए कल आपका रिजल्ट आया। जिन बच्चों का सीए फाउंडेशन हो गया वो सीए इंटर में है, जिन बच्चों का नहीं हुआ जनवरी में हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ? तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप आज से ही अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए। शोक बिताने का कल ही टाइम था, बीत गई सो बात गई। कल जो आपको सौरो दुख डिप्रेशन जितना चीज था सब खत्म। न्यू बिगनिंग, न्यू डे, न्यू चैप्टर, न्यू एक्ट, न्यू रिवीजन, न्यू अटेम्प्ट। तो जनवरी 26 के लिए पहला चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 यूनिट्स। आपको पता है कि बिना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लॉ में अच्छा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग राइटिंग प्रैक्टिस करें। मान लो आज हमने जो भी पढ़ा उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको आज के ही आज लिख डालो। तीसरा, नोट्स बनाने में समय वेस्ट नहीं करना। आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज करो। आप मुझे मैसेज करो हाय का, कहाँ? 7291010463 नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ मुझे मैसेज करो और बोलो कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स चाहिए। आपको हम ये नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आप उस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको निकलवा के और आप सामने बैठ जाइए लेके, और हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हो वैसे वैसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, काम खत्म कीजिए। तो सबसे पहले है नेचर यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिसने आपसे कहा कि भैया ये एक्ट जो है 25 अप्रैल 1872 को बना है, इनएक्टेड। इनएक्टेड मतलब प्रेसिडेंट का कंसेंट 25 अप्रैल 1872 को मिला है, लेकिन ये फोर्स में आया। इट कम्स इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया। पूरे भारत में लगता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल बोलता है इसका कि इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा चैप्टर आपसे कॉन्ट्रैक्ट की बातें करता है, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन करें बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सवाल कि भैया एग्रीमेंट क्या? तो एग्रीमेंट होता है बेटा प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस जो दो लोग एक दूसरे को करते हैं वो होता है एग्रीमेंट। और इनफोर्सेबल होना चाहिए। इनफोर्सेबल का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लॉ में इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, लॉ में ये इनफोर्स होने लायक होना चाहिए। यानी सारे एग्रीमेंट लॉ में इनफोर्स नहीं हो सकते। कुछ एग्रीमेंट होते हैं डोमेस्टिक नेचर के, कुछ एग्रीमेंट होते हैं बेटा सोशल नेचर के। जो डोमेस्टिक और सोशल नेचर के एग्रीमेंट होंगे वो कभी लॉ में इनफोर्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां पार्टी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया है उसे परफॉर्म करने का। लेकिन जो एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर के हैं, बिजनेस नेचर के हैं, वहां पार्टी इंटेंशन है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, वहां पार्टी अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करेगा। तो इसने आपसे कहा कि भैया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब सवाल की एग्रीमेंट क्या? तो सेक्शन 2 क्लॉज ई बोल रहा है बेटा एग्रीमेंट में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other is known as agreement. And every set of promises forming consideration for each other is agreement. मैंने आपसे कहा कि अपनी कार को बेचेंगे 2 लाख रुपए में। आपने कहा ठीक है मैं कार खरीदूंगा 2 लाख रुपए में।
मैंने ऑफर किया कि कार बेचना चाहते हैं, आपने कहा आप खरीदेंगे। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस हो गया। एक प्रॉमिस मेरी तरफ से कि कार आपको बेचेंगे, दूसरा प्रॉमिस आपकी तरफ से कि आप 2 लाख रुपए देंगे। तो मैंने प्रॉमिस किया और आपने प्रॉमिस किया। एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मुझे कार के बदले मिलेंगे 2 लाख रुपए और आपको 2 लाख रुपए के बदले मिलेगा कार। कार के बदले 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के बदले कार। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, तो हो गया सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट का मतलब होता है 2। एक प्रॉमिस मेरा कि कार देंगे, एक प्रॉमिस आपका कि 2 लाख रुपए दोगे। कार के बदले 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के बदले कार, कार के बदले 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के बदले कार, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, जो बदले में मिले। मुझे कार के बदले क्या मिल रहा है? 2 लाख रुपए, और आपको 2 लाख रुपए के बदले क्या मिल रहा है? कार। तो इसने कहा कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। कम से कम कितने लोग चाहिए होंगे बेटा एग्रीमेंट करने के लिए? 2, क्योंकि एक करेगा ऑफर, दूसरा करेगा एक्सेप्ट, तो कम से कम कितने लोग चाहिए बेटा एग्रीमेंट बनाने के लिए? 2। तो इसने कहा एटलीस्ट 2 persons are required to form an agreement. Yes, 2 persons are required to form an agreement. कम से कम कितने लोग चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए? 2। At least 2 persons are required to form an agreement. 2 persons. कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। कंसेंसस का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस, सेम थिंग इन सेम सेंस इन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। 2 लोग एक समय में एक जैसा सोचेंगे तो इसको बोलते हैं कंसेंट का मिलना, कंसेंसस एड आइडम होना, सेम थिंग इन सेम सेंस। मेरे पास 4 कार है, मैंने आपसे कहा कि अपना नेक्सॉन XZ प्लस आपको बेचेंगे, और आप भी वही समझेंगे तभी तो कार बिक पाएगा। आप सोच रहे कह रहे मैडम तो S क्रॉस बेच रही है अपना, और हम नेक्सॉन सोच रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। 2 लोगों को एक समय में एक जैसा सोचना होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। हम आपको मस्टर्ड ऑयल बेच रहे हैं, तभी तो मस्टर्ड ऑयल बेच खरीद पाएंगे। हम सोचे कि केरोसिन बेचेंगे, आप सोचे कि मस्टर्ड ऑयल खरीदो, तो काम कैसे होगा? तो यानी सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम, सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम। मिस्टर ए, अब 2 लोग चाहिए था, 2 लोग हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी, एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बेटा एक ऑफर किया है, ऑफर कि मैं अपनी कार बेचूंगा मिस्टर बी 2 लाख रुपए में। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है मैं कार खरीदूंगा 2 लाख रुपए में। मिस्टर ए ने किया था ऑफर या प्रपोजल, मिस्टर ए को बोलेंगे ऑफरर, मिस्टर ए ने किया ऑफर, मिस्टर ए को बोल रहे हैं ऑफरर, मिस्टर बी है ऑफरी। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ कि ठीक है मैं कार खरीदूंगा, मिस्टर ए कहलाएंगे अब प्रॉमिसर और मिस्टर बी बन जाएंगे प्रॉमिसी। यानी व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ऑफर एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो ऑफरर क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, प्रॉमिसर, और ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है बेटा? प्रॉमिस। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार बेचेंगे,
अब मिस्टर ए के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन आया कि उनको कार देना होगा, कार बेचना होगा। मिस्टर बी ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तो मिस्टर बी ने 2 लाख रुपए देने का क्या किया बेटा, प्रॉमिस। तो मिस्टर बी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आया 2 लाख रुपए देने का। मिस्टर ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है कार देने का, मिस्टर बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है 2 लाख रुपए देने का। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जो हम बदले में मिले मुझे, वो कंसिडरेशन है। मुझे कार के बदले 2 लाख रुपए मिल रहा है, मिस्टर बी को 2 लाख रुपए के बदले कार मिल रहा है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कार देंगे, मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया 2 लाख रुपए देंगे। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न क्या है, 2 लाख रुपए, और मिस्टर बी के लिए समथिंग इन रिटर्न क्या है, जो मिले वो कंसिडरेशन है। मिस्टर ए के लिए 2 लाख रुपीज इज द कंसिडरेशन, क्योंकि मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए। तो मिस्टर ए के लिए व्हाट इज कंसिडरेशन, 2 लाख रुपए। मिस्टर बी को क्या मिल रहा है, मिस्टर बी को क्या मिल रहा है, कार। तो मिस्टर बी के लिए व्हाट इज कंसिडरेशन, कार। एग्रीमेंट 3 तरीके के होते हैं। एग्रीमेंट हो सकता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, हो सकता है सोशल एग्रीमेंट, हो सकता है लीगल एग्रीमेंट, हो सकता है डोमेस्टिक घरेलू एग्रीमेंट, हो सकता है सोशल, और एग्रीमेंट हो सकता है लीगल कमर्शियल इकोनॉमिक। आपके फादर ने आपको एक ऑफर किया कि आप जनवरी अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे तो आपको रॉयल एनफील्ड देंगे, रोलेक्स खरीद के देंगे। उन्होंने क्या किया, आपको ऑफर, क्या किया उन्होंने, ऑफर। और आपने कहा ठीक है मैं पास होके दिखलाऊंगा। जनवरी में आपका रिजल्ट आया, वो आपने कहा कि भैया लाइए चाबी, लाइए गाड़ी की चाबी, लाइए रॉयल एनफील्ड लाइए, क्योंकि मैं पास कर गया। आपने प्रॉमिस किया कि आप पास होके दिखलाएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया रॉयल एनफील्ड देंगे, आप पास हो गए, आपने दे दिया अपना कंसिडरेशन। अब उनकी बारी है रॉयल एनफील्ड देने की, उन्होंने कहा नहीं दूंगा, तो आगे सीए एंटर करना है कि नहीं, सीए एंटर करने में फिर से फी लगेगा, सीए को रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा लगेगा, तो डिसाइड कर लो कि रॉयल एनफील्ड चाहिए कि सीए एंटर। बात ये नहीं हुई थी, लेकिन क्या आपके मन में आया भी कि बताओ ये आदमी कितना बेईमान है यार, ये बचपन से इनकी यही आदत है, ये दे दूंगा कल वो दे दूंगा, साइकिल ले दूंगा कल घड़ी ले दूंगा, यहाँ घुमा दूंगा वहां घुमा दूंगा, और फिर ये करते नहीं है। अब तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अब तो इस आदमी को घसीटते हुए कोर्ट न दिखला दो, तो मन में आया भी ना तो दबा लीजिए, नहीं तो लातम जूतम होगा, घर से निकाला भी जाएगा कि आप बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे। तो क्या मतलब मैं अपने पापा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैडम, कुछ नहीं। एग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर का था, यहाँ पार्टी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आए थे कि उन्हें इसे परफॉर्म करना है, और जब लीगल ऑब्लिगेशन आया ही नहीं तो लॉ में इन्फोर्स हुआ ही नहीं, तो फिर आप केस कैसे कर पाओगे। तो इसने कहा कि अगर एग्रीमेंट डोमेस्टिक है तो आप क्या कीजिए, ऑफर, ऑफर तो हो रहा है, आपने ऑफर, आपके फादर ने ऑफर किया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, ऑफर तो हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, लेकिन क्या यहाँ पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो आपने कहा नहीं,
तो अगर पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है तो क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आंसर है नहीं। दूसरा एग्जांपल लीजिए बेटा सोशल का। शर्मा जी आए, डिनर पे इनवाइट करके चले गए कि भैया सब परिवार हमारे घर डिनर पे आइए, चौबे जी सब परिवार हमारे घर डिनर पे आइए। चौबे जी पूरा परिवार पहुंचे शर्मा जी के घर डिनर करने। एक तो शर्मा जी का घर 3rd फ्लोर पे था, लिफ्ट था नहीं, और आप वहां पे गए और आपने देखा कि बड़ा सा ताला लगा हुआ है, शर्मा जी गायब। अच्छे विचार तो नहीं आ रहे होंगे शर्मा जी के, विचार तो आ रहे हैं शर्मा कैसा इंसान, माल निचड़ आदमी हो क्या, डिनर पे बुला के खुद ही गायब हो जाते हैं। लेकिन मन में शर्मा घसीटते हुए तुमको कोट न दिखला देना तो तुमको भी पता नहीं चलेगा कैसे आदमी है चौबे जी। मन में आया भी तो क्या हम शर्मा जी का कुछ कर सकते हैं क्या? बोल रहे नहीं। शर्मा जी बोलेंगे कौन सा कर्जा खाया था जो चुकाना था, डिनर पे बुलाया नहीं कराया, नहीं कराएंगे। और तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा भैया, ऐसा कौन पड़ोसी कि जो बात बात पे कोर्ट में ले जाने की को घसीटता है, और ऐसे आदमी से दोस्ती क्यों रखना। तो ऑफर हुआ था क्या? शर्मा जी ने कुछ ऑफर किया था क्या? हाँ, क्या हमने एक्सेप्ट किया था क्या? हाँ, क्या हमारे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आया था क्या? नहीं। क्या शर्मा जी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आया था क्या? नहीं। तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं। तो यानी कि जो लीगल यानी कि जो सोशल एग्रीमेंट है बेटा, वहां पे भी ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जो सिर्फ लीगल कमर्शियल इकोनॉमिक बिजनेस नेचर के एग्रीमेंट है, सिर्फ वही पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप है, इसलिए सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ ऑफर भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, पार्टी का इंटेंशन भी है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा। वॉइस नहीं आ रही है क्लियर? वॉइस तो मेरे तरफ से एक्सेलेंट कनेक्शन में है बेटा, वॉइस तो मेरे तरफ से बिल्कुल एक्सेलेंट कनेक्शन है। लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, सोशल एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, लीगल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट, इकोनॉमिक बिजनेस एग्रीमेंट बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट। वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है भैया। प्रॉब्लम आपके साइड है बेटा, यहाँ से एक्सेलेंट कनेक्शन में हम, और वॉइस भी क्लियर। इस बैच का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? ये जो बैच बेटा 1 महीने से स्टार्ट है, इस बैच में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलएलपी, कंपनी और पार्टनरशिप हो गया है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, और सिलेबस कंप्लीट। आपको अगर ये क्लास देखना है तो आप टॉपर्स के ऐप पे देख सकते हैं। सिर्फ 500 रुपीज में आपको पूरा लॉ मिल जाएगा, सिर्फ 500 रुपीज में आपको पूरा लॉ मिल जाएगा।
टॉपर्स का हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा डिस्प्ले में, उस नंबर पे कॉल कीजिए और पूरा लॉ का सिलेबस रिकॉर्डेड, अभी 4 चैप्टर का रिकॉर्डेड और ये 3 चैप्टर का लाइव आपको मिल जाएगा 500 रुपीज में। आपको बोलना होगा उस हेल्पलाइन नंबर पे कि आरती मैम का क्लास चाहिए लॉ का सीए फाउंडेशन, और सिर्फ 500 रुपए में पूरा लॉ आपका हो जाएगा, बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइस पे आपकी सेवा में हो जाएगा। तो आगे बढ़े। आपने देखा कि सोशल एग्रीमेंट में भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप नहीं है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सोशल में ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, पार्टी का इंटेंशन नहीं था, लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सिर्फ कमर्शियल इकोनॉमिक बिजनेस नेचर के एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बने। कमेंट कीजिए, ट्रू फॉल्स बताना है रीजन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एग्रीमेंट वाइडर है देन कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज द वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट से। और दूसरा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। रीजन के साथ ट्रू फॉल्स बताना है, रीजन के साथ ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए बताइए, एग्रीमेंट वाइडर है कॉन्ट्रैक्ट से, ये सही है कि नहीं? और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये सही है कि नहीं? चलिए आंसर बताइए बेटा फटाफट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और क्यों, ये भी बताना है, केवल ट्रू फॉल्स नहीं, क्यों।
एग्रीमेंट वाइडर है, ट्रू। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये भी ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। रीजन पता है आपको? एग्रीमेंट वाइडर है क्योंकि वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। अभी आपने देखा है कि एग्रीमेंट डोमेस्टिक भी हो सकता है, एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है और एग्रीमेंट कमर्शियल भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो बड़ा क्या? एग्रीमेंट इज द वाइड टर्म। तो स्टेटमेंट सही है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या बना होगा? एग्रीमेंट। क्योंकि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या बना है? एग्रीमेंट। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये भी सही है। एग्रीमेंट तो डोमेस्टिक भी है, एग्रीमेंट तो सोशल भी और एग्रीमेंट तो कमर्शियल भी है, लेकिन डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये भी सही है। एग्रीमेंट वाइडर है और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपने आप। आगे बढ़िए। रीजन देखिए, आंसर यस, एग्रीमेंट इज द वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज all contracts are agreement but all agreements are not contract. An agreement include all domestic, social and legal economic matter, but contract include only economic matter. Hence agreement is the wider term than contract. What is the difference between agreement and contract? एग्रीमेंट का सेक्शन बोल दो, सेक्शन 2 क्लॉज ई में आपने एग्रीमेंट की बातें करी है और सेक्शन 2 क्लॉज एच में आपने कॉन्ट्रैक्ट बोला है। डेफिनेशन बता दो। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। स्कोप क्या है? एग्रीमेंट वाइडर टर्म है जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर टर्म है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हम बात डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट करें तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना इंटेंशन नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब लीगली इनफोर्सेबल होगा। Essentials of a valid contract. Essentials of a valid contract. कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? कुछ एसेंशियल्स है बेटा जो गिवन है सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 में एसेंशियल्स कुछ दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये एसेंशियल चाहिए। कुछ और भी एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में तो नहीं दिए गए हैं बट आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल। सेक्शन 10 कुछ एसेंशियल्स बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए। कुछ और भी एसेंशियल हैं जो सेक्शन 10 में तो नहीं दिए गए हैं बट आर एसेंशियल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार आप देखिए तो सेक्शन 10 ने क्या क्या एसेंशियल्स दिया है। सेक्शन 10 ने कहा है आपसे, सेक्शन 10 बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है एग्रीमेंट का होना, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए,
लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए। ये वो एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए चाहिए। और भी कुछ एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 नहीं बोलता, लेकिन वो एसेंशियल हैं। क्या है वो एसेंशियल? 2 पार्टीज होने चाहिए, पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आपको दोनों एसेंशियल्स एक बार पढ़ने हैं, याद करने हैं कि कौन से एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, और कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो एसेंशियल्स तो हैं लेकिन जिनको सेक्शन 10 नहीं मानता। एक बार आप ये नाम याद कीजिए, जल्दी बोल बोल के अपने मन में लाउड होइए, जोर जोर से बोलिए और बोल बोल के आगे बढ़िए। तो सेक्शन 10 आपसे 6 एसेंशियल्स बोलता है। एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब पार्टी मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब वो अपनी सहमति अपने मर्जी से, स्वेच्छा से, इच्छा से दे, किसी तरीके का कोई प्रेशर, दबाव फिजिकल या मेंटल उनके ऊपर क्रिएट नहीं करना है। पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए और समथिंग इन रिटर्न भी लॉफुल होना चाहिए। और आप कभी भी ऐसा एग्रीमेंट ना बनाए जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली कहा है कि भैया ये तो बेकार है, ये तो वॉइड है, क्योंकि अगर आप ऐसा बेकार का एग्रीमेंट बनाएंगे तो लॉ में उसकी वैलिडिटी होगी नहीं, वो लॉ में इन्फोर्स होगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। यानी सेक्शन 10 ने बोला एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए। कुछ और भी एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन एसेंशियल है, जैसे 2 पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, फुलफिलमेंट करना चाहिए लीगल फॉर्मेलिटीज का, सर्टेनिटी होनी चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। कल की क्लास में सबसे पहले इन एसेंशियल्स को विस्तार में चर्चा करेंगे, और ये करने के बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, और फिर ऑफर एक्सेप्टेंस, उसके वैलिड रूल, कितने टाइप्स के ऑफर, ऑफर कम्युनिकेट और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे होता है। चैप्टर 1 बड़ा है,
तो बड़े चैप्टर्स में आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्लास लगेंगे बड़े यूनिट्स में, और छोटा यूनिट तो एक दिन में भी हो जाएगा। तो जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 6 है, ये सब एक एक दिन के यूनिट हैं। लेकिन जो बड़े यूनिट्स है उसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, हम लोग उड़ के नहीं जा सकते। हर क्वेश्चन का कवरेज, हर कॉन्सेप्ट का कवरेज, हर प्रोविजन का कवरेज, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे पकड़ बनाएंगे। अगर आप लॉ में कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो बिना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हो नहीं सकता। डेली टॉपर्स की ऐप पे 10 बजे जुड़े, जहां हम लोग जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर कोई टॉपिक बीच में बड़ा आएगा तो वो अगले दिन कंटिन्यू होगा, छोटे छोटे निपटाते चलेंगे। तो आज आपका काम है कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ तक की बातों को आप एक बार आईसीआई मटेरियल से भी रीड करते चले। आईसीआई को हमेशा पकड़े रहें, फर्स्ट रैंकर हो या कोई भी रैंक होल्डर हो, बिना आईसीआई के नहीं बनता। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर देंगे, आपको नोट्स लिखने का टाइम बचा रहे हैं हम, आपको हम ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आपको लिखना कुछ नहीं है, प्रिंट आउट निकालिए, सामने लेके बैठिए, जो हम बोले वो पढ़ते चलिए, टिक करते चलिए, बोलते चलिए, और जब याद हो जाए तो लिख लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस। और यहाँ से जो जो क्वेश्चन आएंगे, आए हुए हैं मॉड्यूल के लास्ट में दिए गए हैं, सर क्वेश्चन का आंसर लिखते चलिए, वो सजेस्टेड दिया हुआ है, और इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कल फिर आपसे 10 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, पूरा खेल लगने का है, और कुछ भी ना सोचे। थैंक यू वेरी मच।